नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापति एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज चलेंगे बिल्कुल नए टॉपिक की तरफ, साइंस में आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे यहाँ पर पाचन तंत्र के बारे में। मानव शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, आज इस प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम भोजन को जब खाते हैं तो हमारे सबसे पहले पाचन अवस्था में हमारा मुख इसमें भाग लेता है। जब भी भोजन को खाया जाता है मुख के द्वारा, तो भोजन कितनी स्टेज से गुजरता है ये आज इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। जैसा कि इमेज के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा मैं कि यहां पर एक इमेज में बताया गया है पाचन तंत्र के अंतर्गत। जैसा कि ये जो आपको बॉल दिख रही है, यह मान लेते हैं कि हमारा भोजन है। जब भी हम इस भोजन को खाते हैं तो जब भी ये भोजन हम खाएंगे तो यहां से मुख के द्वारा ये कहां पर आ जाएगा, हमारे ग्रास नली में आ जाएगा। ग्रास नली के बाद ये भोजन हमारे पास यहां से आ जाता है। ग्रास नली के बाद, ग्रास नली से होते हुए ये सारा का सारा भोजन आ जाता है हमारे पास कहां पर, अमाशय में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टोमच। स्टोमच में लगभग भोजन हमारे पास उपस्थित रहता है 4 घंटे तक, 4 आवर तक यहाँ पर उपस्थित होगा। इसके बाद भोजन यहाँ से आगे बढ़ता हुआ हमारे पास आ जाता है इस छोटी आंत के अंदर, और यहाँ पर इस प्रकार से जिस आपको दिख रहा होगा सर्किल टाइप में छोटी आंत में भोजन आएगा। और छोटी आंत में भोजन जो है लगभग काफी लंबी होती है छोटी आंत। यहाँ से भोजन फिर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और आ जाएगा हमारी बड़ी आंत में। ये आपको दिख रही होगी बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के बाद भोजन लास्ट स्टेज में आ जाता है हमारे पास कहां पर, हमारे गुदा में आ जाता है, अंश में आ जाता है। तो भोजन के आज इसी चरण के बारे में हम जानकारी लेंगे इस टॉपिक के अंदर कि हमने भोजन कहां से खाना स्टार्ट करा, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ हुआ है। तो जानते हैं टॉपिक के अंदर सबसे पहले डाइजेशन के अंदर। डाइजेशन में हम बात करेंगे पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे प्रमुख जो पार्ट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हम भोजन खाएंगे तो भोजन का पाचन वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। तो भोजन का पाचन के बारे में बात किया है तो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट होता है हमारा मुंह, या हम कहते हैं मुख, या कहते हैं माउथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भोजन का पाचन जो है हमारे मुख से, हमारे माउथ से प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम भोजन को खाते हैं तो हमारे मुख में उपस्थित कुछ लार होती है जो भोजन में आकर मिल जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जब भोजन मुख में आता है तो भोजन जब भी यहां पर आएगा तो भोजन में क्या मिलता है, तो भोजन में मिल जाती है हमारे मुख में उपस्थित लार। अब इस लार के बारे में बात की है तो ये लार भोजन में मिलकर भोजन को पचाना यहां से स्टार्ट कर देती है। इस लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी भोजन के डाइजेशन के बारे में बात होगी तो यहाँ पर हमेशा एंजाइम काफी ज्यादा भाग लेते हैं भोजन के पाचन करने के लिए। तो जब भी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हमारे लार में कौन कौन से एंजाइम है, तो फर्स्ट नंबर पर होता है यहाँ पर टाइलिन। फर्स्ट नंबर पर कौन सा एंजाइम होगा, टाइलिन। और सेकेंड नंबर पर होता है यहाँ पर माल्टोज। फर्स्ट नंबर पर होता है टाइलिन और सेकेंड नंबर पर होता है माल्टोज। तो ये 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि हमारी लार में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइलिन जो है ये भोजन में मिलकर क्या करता है, भोजन को किस रूप में बदल देता है। तो आप सब जानते हैं कि जब भी हम भोजन को काफी देर तक चबाएंगे तो भोजन किस में बदल जाएगा, भोजन बदल जाएगा स्टार्च में, जिसे हम कहते हैं माड़। तो भोजन स्टार्च या माड़ में बदल जाएगा, जिसे लुगदी भी कहते हैं हम। तो जब स्टार्च या मांड में ये टाइलिन नामक एंजाइम मिल जाएगा तो स्टार्च या मांड को किस में बदल देगा, ये बदल देगा इसको माल्टोज में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी टाइलिन एंजाइम भोजन में मिलेगा तो ये भोजन में जो स्टार्च या मांड होती है इसको किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर का जो एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं माल्टोज। तो सेकेंड नंबर का जो एंजाइम है माल्टोज, ये हमको प्राप्त हुआ है। अब ये भोजन में मिलेगा तो माल्टोज जब भोजन में मिलेगा तो ये क्या कर देगा, जो इसको प्राप्त हुआ है माल्टोज, ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टाइलिन ने तो क्या करा, टाइलिन ने स्टार्च या मांड को किस में कन्वर्ट करा है, माल्टोज में। और माल्टोज ने क्या करा, माल्टोज को ही किस में कन्वर्ट कर दिया है, ग्लूकोज में। और भोजन आप सब जानते हैं कि मुख में तो ज्यादा समय तक रहता नहीं है। भोजन यहां से क्या हो जाएगा, मुख से ग्रास नली से होते हुए कहां पर आ जाएगा, सेकंड अवस्था में हमारे अमाशय में आ जाएगा।
तो हम सेकेंड अवस्था में बात करें भोजन में आमाशय के बारे में। तो यहां पर इमेज में भी देखते हैं हम, यहां पर बताया गया है आपको आमाशय में कि अब भोजन हमारा कहां आ चुका है, हमारे आमाशय के अंदर आ चुका है भोजन। तो अब आमाशय के बारे में बात की जाए स्टोमच, आमाशय या स्टोमच के बारे में बात किया है। तो भोजन जब भी हम खाएंगे और जब मुख से हमारे आमाशय में पहुंचेगा तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेगा यहाँ पर कुछ प्रमुख खास बातों को, जिसमें सबसे पहले आपसे जानेगा कि यहाँ पर भोजन कितने समय तक रहता है। तो आमाशय में भोजन लगभग आपको बताना है कि 4 घंटे तक, 4 आवर तक यहाँ पर भोजन उपस्थित होता है। अब भोजन यहाँ पर जब 4 घंटे तक उपस्थित होगा तो कई सारे भोजन में कई सारे चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जब भी आमाशय में भोजन जाता है तो यहाँ पर भोजन की प्रवृत्ति कैसी होती है, भोजन कैसा हो जाता है, ये आपको जानना जरूरी है कि जब भी हम आमाशय में होते हैं तो यहाँ पर भोजन की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है भोजन की प्रवृत्ति होती है हमेशा अम्लीय, खट्टा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब भोजन की प्रवृत्ति यहाँ पर अम्लीय हो रही है, तो ये भोजन की प्रवृत्ति यहाँ पर अम्लीय क्यों हो रही है? तो क्या होता है कि जब भी आमाशय में भोजन जाता है तो हमारे आमाशय में उपस्थित ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती है। हमारे आमाशय में उपस्थित जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती है ये एक प्रकार के द्रव को निर्मित करती है, एक प्रकार के द्रव का रिसाव करती है। इस द्रव को कहा जाता है यहाँ पर HCl, जिसे आप सब जानते होंगे। HCl को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका रिसाव करती है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो है HCl का रिसाव करती है। और इसका जो pH मान के बारे में बात की जाए कि pH वैल्यू लगभग कितनी है, तो HCl की pH वैल्यू के बारे में बात की जाए तो लगभग होती है इसकी 1.5। मतलब ये कैसा है? एसिडिक द्रव है। जब ये भोजन में मिलेगा तो भोजन को कैसा कर देगा? अम्लीय अवस्था में कर देगा, भोजन को खट्टा कर देगा। तो HCl जब भोजन में मिला तो इसने भोजन में मिलकर भोजन को खट्टा कर दिया, प्लस भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी कौन करेगा? हमारे पास HCl करेगा। फिर आगे बात की जाए कि इसके अलावा हमारे जो आमाशय में है भोजन में, अभी तक हमने आमाशय में एंजाइम के बारे में बात नहीं की कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम मुक्त होता है। तो हमारे आमाशय में पाइलोरी ग्रंथियां होती है, पाइलोरी ग्रंथि। हमारे आमाशय में पाइलोरी ग्रंथि जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो हमारे आमाशय में पाइलोरी ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमेशा एक रस निकलता है। इस पाइलोरी ग्रंथि से निकलने वाले रस को कहा जाता है जठर रस। क्या कहा जाता है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस के नाम से इसको जाना जाता है। यह जठर रस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जठर रस से प्रमुख रूप से 2 एंजाइम रिसाव होते हैं, 2 एंजाइम यहां से निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसके बारे में चर्चा करें तो यहां से सबसे फर्स्ट नंबर पर एंजाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। कौन सा एंजाइम निकलेगा फर्स्ट नंबर पर? पेप्सिन। और सेकंड नंबर पर बात की जाए तो सेकंड नंबर का जो एंजाइम होता है इसे हम कहते हैं रेनिन। तो यहां पर 2 प्रमुख एंजाइम निकलते हैं। पाइलोरी ग्रंथियों से निकलेगा जठर रस, जठर रस से निकलेगा पेप्सिन और रेनिन। अब आगे यहां पर बात करते हैं कि इन दोनों एंजाइम का क्या कार्य है। जैसा कि आप लोगों ने देखा मुख के अंदर जब टाइलिन भोजन में मिला तो इसने क्या करा? स्टार्च या मांड को माल्टोज में बदला। तो यहां पर पेप्सिन और रेनिन क्या कार्य करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि बात की हमने जठर रस से, इससे 2 एंजाइम निकल के हमारे पास कौन कौन से? एक तो पेप्सिन हो गया और एक हो गया सेकंड रेनिन। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पेप्सिन के बारे में बात करते हैं। पेप्सिन जो है इसका बिल्कुल सरल सा कार्य है। देखो यहां पर हमने अभी तक स्टार्च के पाचन की बात करी थी। अब पेप्सिन जो है इसका सबसे प्रमुख कार्य केवल इतना सा है कि जब भी भोजन आमाशय में आएगा तो ये क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार जानना चाहेगा पेपर में। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टॉन्स में।
किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा ये प्रोटीन को, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं इसके अलावा कि रेनिन का क्या प्रमुख कार्य है, रेनिन क्या करता है। तो रेनिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, आपको ध्यान रखना है रेनिन में कुछ प्रमुख खास बातों के बारे में। रेनिन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये केवल दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन जिसे हम जानते हैं किस नाम से? कैसीन के नाम से। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो कैसीन होती है उसको पचाने के लिए हमारे पास रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। ये केवल और केवल दूध में उपस्थित प्रोटीन या दूध के प्रोडक्ट में उपस्थित जो प्रोटीन होती है जिसे हम जानते हैं कैसीन के नाम से, इसको ही पचाता है केवल। तो ये क्या करता है, रेनिन कैसीन जो उपस्थित होती है दूध के अंदर, इस कैसीन को किस में बदल देता है? ये इसको बदल देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। ये आपको ध्यान रखना है कि रेनिन जो एंजाइम होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन को ही पचाने का कार्य करता है, दूध के प्रोडक्ट में जो कैसीन होती है उसको पचाने का कार्य करता है, और ये कैसीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैसीन को कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट के अंदर। अब देखो यहां से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से पेपर में बना हुआ है वो आपको मैं बताता हूं। यहां पे पेपर में क्वेश्चन आया था कि जब कोई नवजात शिशु जो बालक है जो 5-6 मंथ का है जो केवल दूध से ही अपना भरण पोषण करता है, जब कोई नवजात शिशु वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है, तो निकलता है एक दही जैसा पदार्थ। आप लोगों से पेपर में जानना चाहा था कि ये जो दही जैसा पदार्थ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको हमेशा बताना है जब भी कोई नवजात शिशु वॉमिटिंग करेगा और दही जैसा जो पदार्थ निकलेगा, इस पदार्थ को आप लोग क्या कहोगे? कैल्शियम पैराकैसिनेट के नाम से इसको बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहां तक हमने जाना कि भोजन आमाशय में आ गया। अब आमाशय से हमारी नेक्स्ट स्टेज कौन सी होगी भोजन की? आमाशय से भोजन निकल के चल जाता है हमारे पास हमारी छोटी आंत में। तो यहां पर हम छोटी आंत के बारे में बात करें, हमने भोजन को यहां से लिया था अंदर ग्रास नली से, आमाशय में भोजन आ गया, यहां पर हमने जान लिया। अब आमाशय से ये भोजन आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर कहां जाएगा? यहां पर इस जगह पर हमारी छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ प्रमुख खास बातों को जान लेते हैं। छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में बात की जाए तो छोटी आंत में जब भी भोजन जाएगा तो यहाँ पर काफी सारे एंजाइम मिलते हैं भोजन में। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब छोटी आंत में भोजन जाएगा तो यहाँ पर भोजन की प्रवृत्ति कैसी होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि आमाशय में तो भोजन कैसा था? एसिटिक था, क्योंकि यहाँ पर मिला था HCl जिसका pH मान लगभग 1.5 था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या है, जब भोजन छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट है आपको प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पित्राशय को, कि यहाँ पर पित्राशय उपस्थित है। जब छोटी आंत में भोजन आता है तो पित्राशय से भी एक प्रमुख रस निकलता है जिसे हम कहते हैं पित्त रस या बाइल जूस। ये बाइल जूस जब भी निकलता है तो ये भोजन की प्रवृत्ति को कैसा कर देता है? ये कर देता है क्षारीय। तो अब भोजन आपकी जो है तीसरी स्टेज में भोजन की प्रवृत्ति एसिटिक से कैसी हो चुकी है? क्षारीय प्रवृत्ति की। क्यों? ये क्योंकि यहाँ पर जो ये पित्राशय है, ये पित्राशय प्रमुख कार्य करता है। भोजन जब आता है छोटी आंत में तो उस भोजन में क्या कर देता है? ये एक रस का रिसाव कर देता है। जिस रस का ये रिसाव करता है इस रस को यहाँ पर कहा जाता है पित्र रस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जिस रस का रिसाव करेगा इस रस को हम क्या कहेंगे? पित्त रस के नाम से जानेंगे, या इसे कहा जाता है बाइल। अब ये पित्त रस जब भोजन में मिला तो भोजन की प्रवृत्ति को इसने कैसा कर दिया? क्षारीय कर दिया, एवं भोजन में उपस्थित जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनको क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया, एवं भोजन को पचाने में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जानते हैं इसके और क्या उपस्थित होता है? तो हमारी जब छोटी आंत में भोजन जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक और पार्ट उपस्थित होता है, अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि से यहाँ पर कुछ एंजाइम निकलते हैं, इन एंजाइम के बारे में हम जानेंगे। तो छोटी आंत में जो है अग्नाशय ग्रंथि से बात की जाए, पैनक्रियास के बारे में, तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है यहां से प्रमुख रस निकलते हैं। इसके बारे में बात की जाए कौन सा रस निकालती है ये? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये निकालती है अग्नाशय रस, और इस रस में जो है कुल 3 टाइप के एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन को आगे पचाने में सहायता करेंगे।
कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसके बारे में बात की जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे अग्नाशय रस के अंदर होता है ट्रिप्सिन। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा होगा? ट्रिप्सिन। सेकंड नंबर पर होता है यहां पर लाइपेज और थर्ड नंबर पर होता है एमाइलेज। तो अग्नाशय ग्रंथि से 3 एंजाइम का रिसाव हुआ है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो जैसा कि हमने वहां पर जाना था रेनिन और पेप्सिन के बारे में, अब इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रिप्सिन कि ट्रिप्सिन किसको किस में कन्वर्ट करेगा। तो आप लोगों को मालूम पड़ा था कि पेप्सिन ने क्या करा था? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया था? पेप्टॉन्स में। अब ट्रिप्सिन जो है ये क्या कर देगा? इसको प्राप्त होगा पेप्टॉन्स। इसको क्या प्राप्त होगा? पेप्टॉन्स प्राप्त होगा। और ये पेप्टॉन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये पेप्टॉन्स को कन्वर्ट कर देगा पॉलीपेप्टाइड्स में। तो ये पॉलीपेप्टाइड्स में क्या कर देगा? पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात की जाए लाइपेज के बारे में, तो देखो यहां पर अभी जब भी हमने बात करी है तो केवल और केवल प्रोटीन के पाचन की बात करी है। अभी तक हमने वसा के बारे में बात नहीं की है। तो लाइपेज जो है ये वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। ये क्या करता है? जो वसा उपस्थित होती है हमारे शरीर में भोजन के अंदर, इस वसा को किस में बदल देता है? ये फैटी एसिड में। फैटी एसिड में बदल देता है वसीय अम्लों में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइपेज का प्रमुख कार्य होता है वसा को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में या वसीय अम्लों में बदलने का। इसके अलावा यहां पर आपको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के कि वसा को पचाने के लिए क्या आवश्यक है, तो वसा को पचाने के लिए एंजाइम तो लाइपेज होता है। इसके अलावा यहाँ पित्त रस या बाइल, ये वसा को पचाने के लिए अति आवश्यक है। लास्ट आ जाते हैं एमाइलेज के तरफ। एमाइलेज एंजाइम जो होता है हमारे अग्नाशय से लास्ट निकलने वाला एंजाइम होता है। और इससे ये क्या करता है? जो स्टार्च यदि बची हुई है, यदि कोई स्टार्च या मंड बची हुई है तो स्टार्च या मंड को किस में बदल देगा? ये इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो भोजन है तीसरी स्टेज में अभी आ चुका है। और हाँ, एक प्रमुख खास बात को और जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। कई बार आप लोगों से जानना चाहता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो अगर इसकी लंबाई के बारे में बात की जाए, जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था कि एक सर्कुलर टाइप की संरचना होती है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से छोटी आंत की संरचना सर्कुलाकार हमारे पास इस प्रकार से होती है, राउंडेड। तो अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग आपको बताना है कि ये होती है 6.5 से लगभग 7 मीटर। ठीक है, लगभग 6.5 से 7 लीटर तक की जो है ये लंबाई होती है छोटी आंत की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।